नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं अपना चैनल श्रद्धा कॉमर्स क्लासेस। यहाँ हम अकाउंट्स पढ़ेंगे सबसे आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप और मजेदार तरीके से, क्योंकि जहाँ समझना आसान वही है असली अकाउंट्स क्लास। चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो या प्रैक्टिकल सवाल, यहाँ आपको सब मिलेगा, वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई नया साझेदार ख्याति लाता है तो उस ख्याति को हम हमारे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर कैसे कब उसको बांटा जाएगा, अगर पहले से कोई ख्याति है तो उसकी प्रविष्टि कैसे की जाएगी और नया ख्याति अगर आया है तो उसको कैसे लिखा जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं पूर्ण मूल्यांकन का समायोजन। नए साझेदार के प्रवेश पर कभी-कभी फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन कर लाभ या हानि निकाली जाती है, जिसको पुराने साझेदारों की सूची खाते में लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर देते हैं, ताकि नए साझेदार को बाद में हानि लाभ न उठानी पड़े। अब हम आगे देखते हैं कि जो पूर्ण मूल्यांकन है उसमें हम क्या-क्या प्रविष्टियां करते हैं। तो पहले जब कोई साझेदार नया साझेदार पूंजी और ख्याति दोनों लाता है, तो हमें पहली प्रविष्टि उसके लाने की करनी चाहिए, जैसे कि बैंक खाता नाम नए साझेदार की पूंजी खाता, नए साझेदार की ख्याति खाता। यहाँ पर हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे, जिसका हमको हमारी प्रविष्टि बनती है ख्याति खाता नाम पुराने साझेदारों की पूंजी खाता। फिर तीसरी एंट्री हम करेंगे कि जब नया साझेदार अगर ख्याति नहीं लाता है, तब वहाँ पर उसके जो नए साझेदार है उसकी पूंजी खाते से हम उसकी ख्याति निकालते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा है। तो नया साझेदार पूंजी खाता नाम पुराने साझेदार पूंजी खाता लिखा जाएगा। अब जब पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान रहेगी, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अगर पुरानी ख्याति पहले से है तो उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बाँट दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी प्रविष्टि हो जाएगी पुराने साझेदार का पूंजी खाता नाम ख्याति खाता। और जब ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाली जाती है, वह फर्म से ही निकाल कर ले जाता है, तब पुराने साझेदार का पूंजी खाता नाम बैंक खाता हम प्रविष्टि करते हैं। छठवां है फर्म की पुस्तकों में सामान्य संचय होना। सामान्य संचय अगर पुस्तक में दी गई है तो पुराना चीज पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बाँट दिया जाता है। तो ये सामान्य संचय जब नया साझेदार आया उसके पहले का है, मतलब कि यह पुराना माना जाएगा, तो इसीलिए इसे पुराने साझेदारों में बाँट दिया जाता है और उनके नए साझेदार के आने से पहले जो अनुपात था उसी अनुपात में से बाँट दिया जाता है। इसीलिए एक एक ट्रिक है उसको याद रखिएगा, पुराना चीज़ पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बँटता है। मतलब कि साझेदार के आने के पहले की जो भी चीज़ है उसमें हक सिर्फ़ पुराने साझेदारों का ही रहेगा। फर्म की पुस्तकों में पुराने लाभ-हानि खाते का अगर क्रेडिट या समाकलन शेष है, तो भी लाभ-हानि खाता नाम पुराने साझेदारों की पूंजी खाता में लिखा जाएगा। यह पुराना लाभ मतलब कि नए साझेदार आने के पहले का है, तो इसीलिए ये पुराने साझेदारों में ही बाँटा जाएगा। अब अगर हम जब पूर्ण मूल्यांकन करते हैं, तब अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, तब हम लिखते हैं संपत्ति खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाते। यहाँ पर संपत्ति खाता डेबिट होगा, क्योंकि जब भी कोई भी संपत्ति है, उसका अगर वैल्यू बढ़ता है, उसका अगर मूल्य बढ़ता है, तो हमेशा उसको डेबिट किया जाता है, तो उसीलिए हम याद रखेंगे संपत्ति खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाता। संपत्ति का मूल्य में अगर कमी होता है, उसके मूल्य में अगर कमी हो गई तो संपत्ति खाता को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर प्रविष्टि बन जाएगी पूर्ण मूल्यांकन खाता नाम संपत्ति खाता।
यही चीज़ अगर हम दायित्व में देखें तो दायित्व में अगर वृद्धि होती है तो दायित्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए पूर्ण मूल्यांकन खाता नाम दायित्व खाता है। दायित्व खाते में अगर कमी होता है तो यही दायित्व खाते को आप डेबिट कर देंगे तो दायित्व खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाता हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है यदि कोई बकाया व्यय चिट्ठे से बाहर हो, मतलब कि चिट्ठे में नहीं लिखा गया हो, अलग से लिखा गया हो, तो भी वह व्यय है, आपके दायित्व को बढ़ाता है, इसलिए पूर्ण मूल्यांकन खाता नाम अदत्य व्यय खाता लिखा जाएगा। ऐसे ही यदि कोई अपार्जित आय या पूर्वदत्त व्यय हो जो कि चिट्ठे में नहीं दिया गया हो और पुनः मूल्यांकन के समय हमें पता चला कि ये भी लेना है, तो वहाँ पर एंट्री हो जाएगी उपार्जित आय अथवा पूर्वदत्त व्यय खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाता। अब अगर पूर्ण मूल्यांकन खाते में हमें लाभ होता है, इससे लाभ या हानि निकाला जाता है, तो अगर लाभ होगा तो पूर्ण मूल्यांकन खाता नाम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में उनको दे दिया जाएगा। यदि इसमें हानि होता है तो ये पुरानी प्रविष्टि की उलट हो जाएगी, मतलब विपरीत हो जाएगी, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाता हो जाएगा। अगर हम आगे जैसे आगे के प्रश्नों में पढ़ेंगे कि अगर पूंजी कम-ज़्यादा होता है, पूंजी कम-ज़्यादा होता है और उसके कारण जो पुराने साझेदार हैं, उनको कुछ रोकड़ या कुछ मूल्य लाना रहता है, तब यहाँ पर पूंजी लाना रहता है, तब अगर यहाँ पर फर्म में पूंजी कम होने पर, मतलब कि पूंजी कम हो गई, अब उनको यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे रोकड़ लेखा नाम पुराने साझेदारों की पूंजी खाता। और अगर अधिक पूंजी हो गई तो वह पुराने साझेदारों को लौटा दी जाती है। तो यहाँ पर प्रविष्टि हो जाएगी पुराने साझेदारों के पूंजी खाता नाम रोकड़ खाता। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, जो पिछले हमने प्रविष्टियाँ पढ़ी हैं उसे हम क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे देखेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। सी तथा डी क्रमशः 4:1 साझेदार हैं। इनका रेशियो है, अनुपात है 4:1। अब यहाँ पर हमें चिट्ठा दिया गया है 31 मार्च 2016 का। तो एक अगर हम हमारी चिट्ठे में देखें तो यहाँ पर हमें चिट्ठा दिया हुआ है, चिट्ठे में दायित्व दिए हुए हैं। दायित्व में हमें विविध लेनदार, डूबत ऋण आय डूबत ऋण आयोजन, अदत्त वेतन, सामान्य संचय जो पुराना चीज़ पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बढ़ता है, तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को बोला गया था कि ये सामान्य संचय पुराना है। मतलब कि ई को प्रवेश देने के पहले यह संचय था, तो इसलिए ये सिर्फ़ सी और डी में बटेगा। उनकी पूँजी दी हुई है सी और डी की। संपत्तियों में देखें तो रोकड़, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, यंत्र एवं मशीनरी दिया हुआ है। इसके नीचे लिखा है उक्त तिथि से उन्होंने 3 ई को लाभ भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्तें इस प्रकार थी, ई पूंजी के लिए 1 लाख लाएगा तथा अपने ख्याति के भाग के लिए 20,000 देगा। मतलब कि टोटल ये 1,20,000 लाएगा, जिसमें से अधिक राशि सी तथा डी निकाल लेंगे। इसमें से जो भी अधिक राशि आधी राशि रहेगी, वो सी और डी निकाल के अपने घर ले जाएँगे। डूबत ऋण के 2000 अपलिखित करने हैं तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 4% की दर से आयोजन करना है। तो संदिग्ध ऋणों जैसे यहाँ संदिग्ध ऋण ऋण बनता है आपके देनदार में, तो जैसे हम देख रहे हैं कि पुराने चिट्ठे में संदिग्ध ऋण के लिए कुछ नहीं दिया है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको संदिग्ध ऋणों का के लिए आयोजन करना पड़ेगा। प्लस इसमें डूबत ऋण जो है वो भी लिखना पड़ेगा, मतलब वो भी माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक का मूल्य 2000 से घटाना है, तो जहाँ पर जो स्टॉक है 40,000 का, वह कम कम होके 38,000 हो जाएगा। और तथा फर्नीचर पर 40,000 ह्रास लगाना है। ह्रास लगेगा तो फर्नीचर का वैल्यू 40,000 से कम हो जाएगा। यंत्र व मशीनरी पर 10% की दर से ह्रास लगेगा। 7,000 की विनियोग चिट्ठे में नहीं दर्शाए गए हैं, जिन्हें हिसाब में लेना है। मतलब कि यहाँ का विनियोग 7,000 में नहीं दिया है, जिसको हम यहाँ पर दिखाएँगे
मतलब कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इसकी और 2300 की मरम्मत की अदत्त राशि पुस्तकों में लिखना है। मतलब कि यहाँ पर नहीं दिया है अदत्त राशि, पर वो बाद में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ क्या-क्या होंगी? तो पहला अगर हम देखें तो हम पुराने संचय खाता की बात करते हैं। तो पुराना संचय खाता सबसे पहले आप यहाँ पर जितने भी संचय खाते होंगे, वो उसको आप बाँट देंगे। यहाँ पर एक ही है तो हम एक ही बाँटेंगे। सामान्य संचय खाता नाम, तो यहाँ पर जैसे 10,000 था, ये 10,000 है। इसे हम पुराने रेशियो में पुराने अनुपात में 4:1 में बाँट देंगे। तो ये जो 10,000 है ये 4:1 में बँटा है। अब ये 10,000 कैसे बँटा? 4:1 होगा 4/5 और 1/5। तो 10,000 इंटू 4/5 करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8,000 और 10,000 इंटू 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,000। फिर फिर नया जो साझेदार है वह क्या-क्या चीज़ लाया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये अपना पूंजी खाता लाया है और ख्याति का प्रतिफल लाया है, तो दोनों ये बैंक के माध्यम से लाया है, इसलिए बैंक खाता नाम, ई का पूंजी खाता, ख्याति का प्रतिफल खाता हो गया। ख्याति का प्रतिफल खाता यह बोला गया था कि ये जो है ये पुराने साझेदारों में बाँट दिया जाएगा त्याग अनुपात में। तो हम त्याग अनुपात निकाल कर जब इसको बाँटेंगे तब यहाँ 20,000, 16,000 और 4,000 में बँट जाएगा। अब इसमें से बोला गया था कि इसकी आधी राशियाँ उन लोग घर ले जाएँगे या निकाल ली जाएगी, तो 16,000 में से 8,000 और 4,000 में से 2,000 दोनों साझेदारों को, पुराने साझेदारों को दे दी जाती हैं, जिससे वो निकाल कर फर्म से ले जाते हैं। फिर आते हैं हम डूबत ऋण खाता, तो डूबत ऋण अब हम यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे डूबत ऋण खाता की प्रविष्टि कैसे करेंगे? तो हमको अलग से चिट्ठे के बाहर दिया गया है कि डूबत ऋण खाता अलग से लिखा है तो हमें पहले ये हमारे देनदार को कम करता है, इसलिए देनदार खाता क्रेडिट में लिख दिया गया है और डूबत ऋण हमारा व्यय होता है। व्यय हमेशा हमारा डेबिट में होता है, इसलिए डूबत ऋण खाता नाम देनदार खाता हो गया। अब पहले से जो संदिग्ध ऋणों का खाता दिया था, उसके कारण हमारा जो डूबत ऋण है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डूबत ऋण आयोजन दिया हुआ है जिसमें है 4,000, मतलब कि पहले से हम 4,000 के लिए सोचे थे कि हमारा डूबत ऋण हो सकता है। इस 4,000 में से 2,000 हमारा डूब गया। तो इसी को जब हम प्रविष्टियों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा संदिग्ध ऋण का खाता। यह डेबिट किस लिए हुआ? क्योंकि यह पहले दायित्व के साइड लिखा था। जो चीज़ें दायित्व में रहती हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस की होती है। पर यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो उसको डेबिट साइड लिखा जाता है, इसलिए संदिग्ध ऋणों का खाता नाम डूबत ऋण खाता, यहाँ पर इसी खाते को यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हो गया 2,000 का, यहाँ पर प्रविष्टि लिख दी गई हमने। फिर संदिग्ध ऋणों का खाता का पूर्ण मूल्यांकन खाता, ये ₹640 का कैलकुलेशन कैसे है हम आगे देखते हैं। संदिग्ध ऋण पहले से था 4,000, डूबत ऋण हमको चिट्ठे के बाहर दिया था 2,000, मतलब कि अभी का हो गया 2,000। और जब हम संदिग्ध ऋण जो हमको क्वेश्चन में बोला है कि अब 4% चाहिए, तब यहाँ पर क्या होगा कि पहले से आपके पास देनदार 36,000 थे, 36,000 में से 2,000 माइनस कर दिया हमने, जो कि 2,000 ये जो दूसरे पॉइंट में हमको डूबत ऋण दिया है वो वाले 2,000 हमने माइनस कर दिए। माइनस कर दिए तो हमारा यहाँ पर 24,000 का 4% निकला 1,360। अब पहले से जो 2,000 बचा था और हमें अभी नया बनाना था इतना, मतलब कि ये जो 640 है यह बढ़ी हुई राशि है। पूर्ण मूल्यांकन खाते में ये बढ़ी हुई राशि हमें लिखना है। तो इसके हिसाब से प्रविष्टि हो जाएगी हमारी संदिग्ध ऋणों का खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाता, मतलब कि पहले आपके पास बचा था 2,000, पर आपको मेंटेन बस कितना करना था, 1,340 ही करना था, मतलब कि 640 आपके पास एक्स्ट्रा था, इसलिए इसको वापस कर दिया जाएगा, इसका मूल्य कम कर दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर संदिग्ध ऋणों का खाता
कम करना है, इसलिए ये डेबिट में लिखा गया है। तो संदिग्ध ऋणों का खाता नाम पुण्य मूल्यांकन खाता। पुण्य मूल्यांकन खाता नाम, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक, फर्नीचर, यंत्र, इनका जो वैल्यू है हमको कम करना था। कम करना था तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती हो गया था, 40,000 नहीं 4,000 का ह्रास लगा है। तो मतलब कि स्टॉक 2,000 से कम किया गया, फर्नीचर 4,000 से कम किया गया और यंत्र एवं मशीनरी खाता 8,000 से कम किया गया। तो यहाँ पर जो हमारी संपत्तियां हैं वह कम हो रही है, और जब भी कोई संपत्ति कम होती है तो उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। इसीलिए पुण्य मूल्यांकन खाता नाम स्टॉक खाता, फर्नीचर खाता, यंत्र एवं मशीनरी खाता लिखा है। अब हम आते हैं, जो हमारे चौथे पॉइंट में लिखा था कि विनियोग चिट्ठी में नहीं दर्शाए गए हैं। तो जब विनियोग है हमारा संपत्ति है, जब संपत्ति को हमको रिकॉर्ड करना होता है तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रविष्टि हो गई विनियोग खाता नाम पूर्ण मूल्यांकन खाता। पूर्ण मूल्यांकन खाते की मरम्मत की अदत्त राशि खाता आपका यहाँ पर दायित्व है, दायित्व बढ़ रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण मूल्यांकन खाता नाम मरम्मत की अदत्त राशि खाता बनेगा। अब यहाँ पर सारी एंट्री हो गई। अब हमको देखना है कि पूर्ण मूल्यांकन में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है पूर्ण मूल्यांकन का, इसके फॉर्मेट के हिसाब से पहले हम लोग देख लेते हैं, तो उसमें लाभ हानि निकालना इजी रहता है। तो अब यहाँ पर देखो, हमने स्टॉक जब भी कम होते हैं, तो स्टॉक कम होता है तो हम इसे डेबिट साइड में लिखते हैं। तो स्टॉक 2,000 से कम हुआ, फर्नीचर 4,000 से कम हुआ, यंत्र एवं मशीनरी 8,000 से कम हुआ। और डेबिट साइड हम ये लिखते हैं जब हमारी संपत्तियां कम होती है और दायित्व बढ़ते हैं। हमारी संपत्तियां कम होती है और जो दायित्व है बढ़ते हैं तो वो डेबिट साइड लिखा जाता है। और जब संपत्तियां बढ़ती है और दायित्व कम होते हैं तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ सब में हमारी, ये 3 में हमारी संपत्तियां कम हुई और यहाँ पे हमारा दायित्व बढ़ा, तो ये हमने डेबिट साइड लिख दिया। संदिग्ध ऋण में वृद्धि, ये हमारी जो संदिग्ध ऋण है उसको कम करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा दायित्व कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट साइड लिखा। विनियोग खाता से हमारा जो संपत्ति है वो बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में लिखा। जब दोनों साइड को हम बराबर करेंगे तब यहाँ पर देखा गया कि हानि आया है। हानि आया है तो इसे पुराने अनुपात में बांट दिया गया है 4:1 में। तो जो 4:1 में बांटे तो यहाँ पर ये आया है क्रेडिट साइड में। तो हमने यहाँ पर प्रविष्टि पढ़ी थी कि जब भी हानि होता है तो पुण्य मूल्यांकन आपका हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो सी का पूंजी खाता नाम डी का पूंजी खाता। यह थी प्रविष्टियां। तो जब भी आपको बोलेगा कि यहाँ पर इसकी प्रविष्टियां, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां समझाएं, तो ये सारी चीजें लिखते हैं। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि इसमें लिखेंगे क्या क्या। तो अगर कोई सामान्य संचय है तो उसको लिखना है, सामान्य संचय लिखते हैं। दूसरा, कोई अगर साझेदार फर्म में क्या लाया है, पूंजी कितनी लाया है, ख्याति कितनी लाया है, उसे बांटेंगे और कि अगर निकाली जा रही है तो उसकी एंट्री की जाएगी। अगर हम वो ना अगर हम पूर्ण मूल्यांकन में आते हैं तो कितने दायित्व बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसकी एंट्री करेंगे। कितनी संपत्तियां बढ़ रही है, कम हो रही है, उसकी मूल्य की हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। और आखिर में हम लाभ हो रहा है या हानि, उसकी एंट्री करके दिखाएंगे। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अनुराग और विलास साझेदारों में 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2018 का चिट्ठा दिया हुआ है जिसमें सामान्य संचित दिया है, सामान्य संचिति दिया है। सामान्य संचिति मतलब पुराना चीज पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बट जाएगा। चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना हो, आपको अपने आप अगर सामान्य संचिति दिया है तो उसे बांटना पड़ेगा। संपत्तियों में हस्तरोकर, देनदार, स्कंद और यंत्र दिया है और बोल रहा है कि उन्होंने मन चंदा को 1/3 भाग्य के लिए निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। पहला, कि उसे 2,000 नगद लाना पड़ेगा, 1,000 ख्याति के लिए नगद लाना पड़ेगा। स्टॉक का मूल्य इन्होंने
500 से बढ़ा दिया था। संदिग्ध ऋण के लिए 100 की संचिति की जाएगी, मतलब देनदार में आप 100 माइनस कर दोगे और आपका जो स्टॉक है उसमें आप 500 प्लस कर दोगे। तो हम अगर यहाँ पूर्ण मूल्यांकन देखते हैं तो हमारे स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्रेडिट साइड लिख के 500 लिख दिए। और संदिग्ध ऋण हमारा मतलब हमारा ये हमारी संपत्ति को कम करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपए। अब यहाँ पर हमने देखा तो पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ का हस्तांतरण हम लोग पुराने रेशियो मतलब कि 3/5 और 2/5 में दोनों पार्टनर के बीच में हमने कर दिया है, दोनों साझेदारों के बीच में। फिर हम आगे बनाएंगे साझेदारों की पूंजी खाते। तो सबसे पहले हमें जो चिट्ठे में जो पूंजी दी गई है हम उसे लिखेंगे। देखिए चिट्ठे में क्या लिखा है, अनुराग का है 2000 और विलास का है 1000। तो हमने यहाँ पहले शेष शेष आला बोल के 2000 और 1000 लिख दिया। फिर जो मानचंद है बताया गया था कि वह पूंजी 2000 ला रहा है, तो यहाँ पर बैंक खाता बोल के हमने 2000 मानचंद के कॉलम में हमने पूंजी लिख दी। और जो उसने ख्याति लाई थी 1000 की, उसे त्याग अनुपात में दोनों साझेदारों में पुराने साझेदारों में बांट दिया। पूर्ण मूल्यांकन का जो भी लाभ था जो कि हमें यहाँ पर निकाला था हमने, इसे हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्रेडिट साइड में लिख दिया। सामान्य संचिति जो हम चिट्ठे में देखे थे उसे भी पुराने अनुपात में बांट दिए। अब यहाँ पर हाँ, ये जो 600 और 400 है, यह ख्याति पुराने साझेदार अपने घर निकाल लिए हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं, इसलिए हमें इसी को ही यहाँ पर 6000 और 600 और 400 में इसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी जब हम बैलेंस निकालेंगे तब हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि अनुराग का नया पूंजी हो गया इस वर्ष के आखिर में पूंजी हो गया 2720, इसका हो गया 1480 और तीसरा मानचंद का हो गया 2000। तो ये हमारी जो नया हमारा साल है, मतलब कि 31 31 सॉरी 31 दिसंबर 2018 में हमारा नया कैपिटल निकला। नए साझेदार के आने के बाद हमारा जो नया पूंजी है वो है ये तीनों। ये नया पूंजी निकालने के लिए ही किया जाता है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये है डेबिट और क्रेडिट में बटा रहता है। तो आप क्रेडिट में वही चीजें ले जाते हैं जो पार्टनर को मिलती है, पार्टनर का हक है इसको मिलना। और डेबिट में वो चीज ले रखते हैं जो पार्टनर जो भी साझेदार है वह फर्म से निकाल कर ले जाता है, निकाल कर ले जाता है या जो उसकी पूंजी को कम करता है उसको हम हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। इसलिए जो बैंक से ये पैसा लाया मतलब फर्म में अपनी पूंजी लाया तो 2000 इधर लिखा। ख्याति अनुराग और विलास को मिला है इसलिए ये 600 और 400 लिखे हैं। और ये रोकड़ के रूप में इसको ले जा रहे हैं, फर्म से निकाल ले रहे हैं, इसलिए ये डेबिट साइड लिखा गया है। अगर हम नए फर्म का चिट्ठा देखें तो पुराने पूंजी खाते में जो हमने बैलेंस निकाला था सेम वही बैलेंस हम पूंजी खाते में लिख देंगे। और दायित्व में संपत्ति में जो रोकड़ खाता जैसा दिया है वैसे ही लिखेंगे। देनदार में 100 रुपए हमने देखा था कि कम किया है तो 100 रुपए माइनस करके लिख देंगे। स्टॉक पहले हमारा 1500 था, उसमें हमने 500 बढ़ा दिया था तो ये बढ़कर 2000 हो गया। और जो यंत्र है जैसा था वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। तो ये हो गया हमारे नए फर्म का चिट्ठा। तो अगर जब हम नया फर्म करेंगे और ये दोनों आपके दायित्व और संपत्तियां बराबर आ जाएंगी मतलब कि आपका आंसर सही है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। 31 दिसंबर 2018 का चिट्ठा दिया हुआ है। चिट्ठे में ए का ऋण दिया है, देय बिल दिया है, संचित कोष दिया हुआ है, पूंजी खाते दिए हुए हैं, रोकड़ स्टॉक, देनदार, आयोजन, प्राप्य बिल, मोटर कार, भवन, फर्नीचर दिया हुआ है। देनदार यहाँ 7000 है, उसमें आयोजन लगा 350, तो ये हो गया ये।
तो प्राप्य बिल आपका 2400, मोटर कार ये, भवन का 17,300 और फर्नीचर का 4,300 हो गया। इनकी शर्तें क्या थी? एक तो ये डी को 1/5 के लिए साझेदार बना रहे हैं। इनकी शर्तें थी, पहला कि वो 6,000 पूंजी लाएगा, उसकी ख्याति पिछले 3 वर्षों का औसत और दोगुने के बराबर मूल्यांकित की जाएगी और पिछले 3 साल का लाभ यहाँ पर दे दिया गया है। मोटर कार तथा स्टॉक का मूल्य 1/5 घट जाएगा। भवन के मूल्य 3,000 से बढ़ जाएंगे। डूबत ऋण आयोजन बढ़कर 500 तक कर दिया जाएगा और फर्नीचर का मूल्य 2,320 से घटा दिया जाएगा। तो पहले हम पूर्ण मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते में यह पहला है कि भवन का मूल्य बढ़ जाएगा, तो बढ़ने वाला पहले 3,000 लिख लिया गया। मोटर कार तथा स्टॉक का मूल्य 1/5 से घट जाएगा, तो मोटर कार का स्टॉक का 1/5 से घटा दिए, तो ये कैसे निकला? मोटर कार का मूल्य था 6,250। 6,250 था, तो 6,250 का 1/5 और स्टॉक था हमारा 8,400, तो 8,400 का 1/5 ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गया। देनदार में बोला था अभी करना है 500 तक का, पहले था 350, तो जो बचा है सिर्फ उसी को बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर देनदार बोल के 150 रुपए बढ़ा दिया है देनदार का, या आप इसको डूबत ऋण आयोजन भी लिख सकते हैं। आयोजन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर फर्नीचर का बता दिया कि इतने से मूल्य घट जाएगा, इसलिए उसको डेबिट में लिख दिया। अब यहाँ पर जब हमने बैलेंसिंग की तब हमको पता चला कि यहाँ पर हो रहा है इसको हानि हानि हो रहा है, तो यह हानि तीनों में बट जाएगा। ए का पूंजी खाता, बी का पूंजी खाता और सी का पूंजी खाता। कौन से इसमें बटेगा? 3:2:1 जो उनका पुराना अनुपात है उसी में बट जाएगा। अब हम इसके साझेदारों की पूंजी देखें तो सबसे पहले जो चिट्ठे में हमको पूंजी दिया हुआ है हम उसको लिख देंगे 8,000, 5,000, 3,000। फिर डी जो रोकड़ ला रहा है 6,000 उसको लिखेंगे। ख्याति जो हमने निकाली है उसमें उसको निकाल कर उसको त्याग अनुपात में हम बांट देंगे। संचित कोष जो है उसको हम पुराने अनुपात में बांट देंगे। पूर्ण मूल्यांकन से जो हमको हानि हुआ था वो हम यहाँ लिख दिए। सी का पूंजी खाता और ये जो डी का पूंजी खाता, यहाँ पे जो ख्याति खाता में जो इनको मिला है वह सब यहाँ पर यह डी में आएगा। डी के खाते में लिख देंगे। ये जो इनको मिला है यह डी से मिला है, इसलिए डी के इधर पे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो शेष है जो नए नए फर्म का जो पूंजी बनेगा वह यह आ जाएगा। इसे हम यहाँ पर चिट्ठे में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर हम अब चिट्ठा देखते हैं तो चिट्ठे में देखो जो आपका पूंजी खाता में लिखा है वही आपने यहाँ लिख दिया है। देय बिल के बारे में कुछ नहीं बोला था, वैसे ही लिखा जाएगा। ए के ऋण के बारे में भी कुछ नहीं बोला था, वैसी का वैसी लिखा जाएगा। चिट्ठे में देखेंगे रिजर्व फंड है, जो संचित कोष है वह हम बाँट चुके हैं पार्टनर्स साझेदारों के पूंजी खाते में, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर में पहले से आपके पास 2,700 थे, नए साझेदार ने 6,000 और लाया तो बढ़कर हो गया 8,700। स्टॉक पहले से था 8,400, उसमें से 1,680 जो 1/5 था इसका, उसको हम माइनस कर दिए। आयोजन पहले 100 रुपए था, 350 था, अब उसको बढ़ाकर 500 कर दिया गया। प्राप्य बिल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको वैसे ही लिख दिया गया। मोटर कार का वैल्यू कम करने बोला था, भवन का फर्नीचर का कम करने बोला था, दोनों का वैल्यू कम करके हम लिख दिए और भवन का वैल्यू हम बढ़ाकर लिख दिए। तो इससे यहाँ पर चिट्ठे का टोटल बैलेंस हो जाता है, वो है 48,000 और 48,000। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है जैन तथा गुप्ता के क्रमशः 3:2 के अनुपात में एक फॉर्म में साझेदार थे। 31 मार्च 2018 का चिट्ठा दिया गया है जिसमें लेनदार है, देय विपत्र है, बैंक अधिविकर्ष है, संचय है, जैन की पूंजी, गुप्ता की पूंजी दी हुई है। संपत्तियों में रोकड़, देनदार में 300 का आयोजन करके माइनस किया है। आयोजन डूबत ऋण या एक साथ है ना, आयोजन डूबत ऋण दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, यंत्र भवन मोटर गाड़ी दी हुई है। इन लोग मिश्रा को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं और यह बोलते हैं कि मिश्रा, जैन तथा गुप्ता दोनों की कुल पूंजी पूरे समायोजन करने के बाद जो भी पूंजी बचेगी, कुल पूंजी का भाग पूंजी 1/4 के रूप में लाएगा। भवन का मूल्य 14,000 से बढ़ जाएगा, स्टॉक का मूल्य 6,000 से कम हो जाएगा। ये 60,000 लिखा है, ये है असल में 6,000। 6,000 से कम हो जाएगा। देनदारों पर रूपट ऋण का आयोजन 1,000 तक कर दिया गया है। पहले 300 था, इसको बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया है। अदत्त कानूनी व्यय के लिए 1,800 का प्रावधान किया गया। अदत्त कानूनी व्यय दायित्व में नहीं दिया था, तो यह बढ़ जाएगा। ख्याति के लिए प्रीमियम भाग मिश्रा के 10,000 रहेगा जो वह नकद देगा। तो जो ख्याति के लिए लाएगा वो नकद लाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता में क्या क्या आएगा? भवन का मूल्य बढ़ रहा है, स्टॉक का मूल्य कम हो रहा है, देनदारों में यह 300 था, यह 1,000 बना दिया गया है। आदत्त कानून व्यय एक्स्ट्रा जुड़ेगा इसलिए वो आएगा। अब देखते हैं हम पूर्ण मूल्यांकन खाता। तो देखो पूर्ण मूल्यांकन खाता में जो हमने देखा था स्टॉक, आयोजन डूबत ऋण 1,000 माइनस 300, आदत कानूनी व्यय 1,800 और भवन का बढ़ा हुआ 14,000 यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर हम हो गया लाभ। इस लाभ को पुराने अनुपात में बांट दिया। फिर साझेदारों की पूंजी खाता बनाया जिसमें हमें क्वेश्चन में जो पूंजी दिया हुआ था, हमने जैन और गुप्ता का 70,000 और 60,000 लिख लिया। फिर पूर्ण मूल्यांकन का लाभ भी लिख लिया। संचय जो पुराना था, पुराना चीज पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बटेगा, तो 9,000 6,000। ख्याति वो जो 1,000 लाया था, सॉरी ख्याति जो 10,000 लाया था उसे त्याग अनुपात में बांट दिया गया और जो रोकड़ लाया था उसे भी यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे देखेंगे हम कि वह रोकड़ कैसे निकाले हैं। फिर हम यह देखिए कार्यकारी टिप्पणी कि मिश्रा का पूंजी का मूल्यांकन कितना था, तो यह 88,300 जो है, ये यहाँ पर ये देखिए कि हमने यहाँ पर जितना भी क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया तब यहाँ पर जो शेष आया है ये, और गुप्ता का भी वैसे ही जो शेष आया है यहाँ पर हमने इन दोनों का सम कर दिया है। कुल यहाँ पर कुल पूंजी निकल गई इनकी इतनी, इसमें से 1/4 मिश्रा की थी तो मिश्रा की निकल गई 40,125, जिसे हम उसके पूंजी खाता में लिख दिए हैं 40,125। तो उस हिसाब से नए फर्म का चिट्ठा कैसे बनेगा, तो आदत्य कानूनी व्यय 1,800 का हमने लिखा, लेनदार का वैसी रहेगा 20,000, देय विपत्र का 3,000 भी वैसे ही रहेगा, बैंक अधिविकर्ष उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो वो वैसे ही रहेगा। संचय जो है हमारा बट जाएगा और हम पूंजी खाते लिखेंगे जैन गुप्ता और मिश्रा का। और संपत्तियों में रोकड़, रोकड़ पहले से आपके पास 14,800 था, डी लाया 40,125 और आपने जो संपत्ति का 10,000 लिया है वो भी जोड़ा जाएगा। तीनों को जोड़ के हमारा रोकड़ आ जाएगा। देनदार में पहले 300 था, फिर बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया, तो यहाँ 1,000 से माइनस होगा। स्टॉक देखो 6,000 से माइनस और भवन 14,000 से प्लस हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 3 पार्टनर ओम, राम तथा शांति, इनका रेशियो है 3:2:1।
और इनका चिट्ठा 1 अप्रैल 2014 का है। तो इसमें इनके चिट्ठे में दिया गया है पूंजी खाते, सामान्य संचय, लेनदार, देय विपत्र, समान संचय तो बिना बोले बाँट दिया जाएगा पुराने अनुपात में। भूमि तथा भवन, यंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, प्राप्य विपत्र, विविध देनदार, स्टॉक और बैंक में रोकड़ दिया है। और बोला है कि उन्होंने नए साझेदार हनुमान को उन्होंने साझेदार बनाया है 1/10 भाग के लिए। तो 1/10 के लिए वह लाएगा 1 लाख रुपए। 1/10 के लिए वो 1 लाख रुपए लाएगा और ख्याति का प्रीमियम भाग के लिए आवश्यक रोकड़ लाएगा। तो फर्म की ख्याति का मूल्य 3 लाख आंका गया था। 3 लाख आंका गया था मतलब उसमें से उसका भाग रहेगा 1/10 तो मतलब कि 30,000 वह प्रीमियम लाएगा, ख्याति के लिए प्रीमियम लाएगा। कितना? 3 लाख में से 1/10 कर देंगे तो उसका ख्याति निकल जाएगा। 30,000 सॉरी 30,000 वह प्रीमियम लाएगा। प्राप्त विपत्र भुनाने के संबंध में 18,000 का दायित्व सृजित करना है। मतलब कि जो आपका प्राप्य विपत्र है उसमें से 18,000 कम हो जाएगा। फर्नीचर तथा स्टॉक का मूल्य 20% कम कर दिया जाएगा। भूमि व भवन का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाएगा। और यह सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुमान की पूंजी के आधार पर अन्य साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित होंगे। मतलब कि यहाँ पर अनुमान के पूंजी के आधार पर बाकी बचे हुए 3 साझेदारों के नए पूंजी का मूल्यांकन करना पड़ेगा और जो भी ऊपर नीचे होगा उससे उसके चालू खाते खोले जाएंगे, उससे एडजस्ट किया जाएगा। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाता बनाइए। तो यह क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लीजिएगा। अब बनाते हैं हम क्वेश्चन। तो पूर्ण मूल्यांकन में जो प्राप्य व्यय है उससे हमारा 18,000 से हमारा प्राप्य व्यय कम हो रहा है, इसलिए 18,000 डेबिट में लिखा गया है। स्टॉक 22,200 से कम हो रहा है। फर्नीचर 46,600 से कम हो रहा है। भूमि 36,400 से बढ़ रहा है। उस स्थान पर हमें हो रही है हानि, जो कि हम पुराने रेशियो 3:2:1 में पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। इसके बाद जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो पूंजी खाता में हमें जो पहले से बैलेंस शीट में दिया गया है ओम, राम और शांति का, ये हमने लिख लिया। चिट्ठे में हमको सामान्य संचय दिया हुआ है जो कि हम पुराने अनुपात में तीनों में बांट लेंगे। जो भी ख्याति है उसे त्याग अनुपात में ख्याति था 30,000, 30,000 को हम यहाँ पे 15,000, 10,000, 5,000 बोल के त्याग अनुपात में बांट लेंगे। अब उसके बाद हमें, हाँ, हमने यहाँ पे हानि हुआ था, पुण्य मूल्यांकन का हानि हुआ था तो यहाँ पर हमने हानि लिख दिया। हानि लिखने के बाद अब यहाँ पर बोला था कि ये जो पुराना पूंजी है, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पर इसको बैलेंस करके लिख देते थे, जो डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है बराबर करके यहाँ पर लिख देते थे। पर अब यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा। यह जो है हमारा, जो हमने पॉइंट हाईलाइट किया था उसका मतलब यही था कि ये जो पुराना पूंजी है, अब जो नया पूंजी रहेगा नए चिट्ठे फर्म में, नए फर्म के नए चिट्ठे में जो नया पूंजी लिखना है उसको कैसे निकाला जाएगा। तो आगे हम देखते हैं। इसमें हनुमान का पूंजी खाता अलग से लिखा है पर आप साथ में भी बना सकते हैं। अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 लाख का ही एंट्री होना था, तो हमने बस 1 लाख का एंट्री कर दिया है। बाकी हम देखते हैं कि पुराने साझेदारों का हनुमान की पूंजी के आधारों पर पूंजी कैसे मूल्यांकन होगा। तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि हनुमान को 1/10 के लिए उन लोग बोले थे कि 1 लाख रुपए लाओगे। मतलब कि 1/10 के लिए 1/10 के लिए हनुमान 1 लाख रुपए ला रहा है। तो मतलब कि कुल पूंजी
जब निकालना होगा तो इस 1/10 को हम उलट देंगे। उलट देंगे तो ये बन जाएगा 10/1। तो ये हो गया 1 लाख इंटू 10/1, मतलब कि जो कुल पूंजी हो गई वो हो गई 10 लाख रुपए। नई पूंजी हो गई अब 10 लाख रुपए। तो इस 10 लाख में से तो 1 लाख पहले से हनुमान का ही था, तो बाकी लोग के लिए बच गया 9,000। अब इस जो 9,000 है इसको हम पुराने अनुपात 3:2:1 में बांट देंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो नया पूंजी है वो निकल जाएगा। जब नया पूंजी निकलेगा, यह हमारा नया पूंजी निकला, तो इस नए पूंजी को हम यहाँ पर लिख देंगे आखिर में, जिसके बेसिस से हम देखेंगे कि रोकड़ लाना है कि ले जाना है। शेष में लिख देंगे तो एक ओम का निकला था 4,50,000, राम का निकला था 3 लाख और शांति का निकला था 1,50,000। अब यहाँ पर जब हम दोनों तरफ बराबर करेंगे तो साझेदार का चालू खाता बनाकर यहाँ पर ओम का हमारा आया था, देखो ये आया था आपका आंसर। जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आएगा, अगर डेबिट साइड आएगा तो यहाँ पर देखो साझेदार का चालू खाता करके लिख दिया है। बाकी दोनों का क्रेडिट साइड आया है, तो ये दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है। अगर इधर कोई सब एक साइड आएंगे या सब डेबिट में आएंगे सब क्रेडिट में आएंगे तो भी डरने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया साझेदारों का चालू खाता। तो ओम का निकला क्रेडिट में और राम का निकला डेबिट में, मतलब कि ओम को 78,200 और लाना पड़ेगा, और राम और शांति अपने पूंजी में से 9,400 और 1,16,000 घर ले जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पूंजी में कमी या अधिक चालू खाते में लिखेंगे, तो ओम का चालू खाता 78,200 से डेबिट होगा, और क्योंकि ये आपका क्रेडिट साइड आया था तो चालू खाता डेबिट होगा। पूंजी खाता में क्रेडिट आया है तो चालू खाता में डेबिट होगा, और राम के चालू खाते में पूंजी खाते में क्रेडिट आया है, सॉरी डेबिट आया है, तो चालू खाते में यह क्रेडिट होगा। और शांति का भी डेबिट साइड आया था तो इसलिए चालू खाते में यह क्रेडिट होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, जहाँ समझना आसान वही है असली अकाउंट्स क्लास। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।